Hello Bachu, this is a lecture of physics for class 12th and we are going to start with our new chapter, that's atoms. That's your chapter number 12. So Bachu, in chapter number 12 we have studied about the alpha particle scattering of a experiment and then उसी में अगर मैं छोटी छोटी टर्म्स की बात भी करूँ, इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ोगे, then that's also the distance of a closest approach, यानी कि न्यूक्लियस का closest approach पढ़ोगे, फिर बहुत थ्योरी पढ़ोगे, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. बच्चे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपने एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा 9th क्लास में. वही है ये. रदरफोर्ड ने आई थिंक 1906 में एक्सपेरिमेंट किया था, बट उसे कुछ रिजल्ट मिले थे, कुछ पे डाउट था, फिर उसने उस चीज़ को लीव कर दिया था. ठीक है, बट वही है ना, साइंटिस्ट है भाई, ऐसे कैसे रुक के बैठ जाएगा. उसके बाद उसने अपने दो स्टूडेंट्स थे, दैट्स एच गीगर एंड ई मार्डिसन, इन दोनों को बोला कि भाई ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करो. भाई खुद ने तो किया ही किया था, वहाँ से उससे कुछ तो रिजल्ट मिले थे, लेकिन उस पर ना उसने एक वो कहते ना कि दिल जमी वाली बात नहीं आती, उसको जच नहीं थी. उसको ये था कहीं सिर्फ मेरा जो रिज़ल्ट है वो सही है या गलत है. तो उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए या उसी रिज़ल्ट को रीस्टडी करने के लिए उसने अपने दो स्टूडेंट्स थे, दैट्स एच गीगर एंड ई मार्डिसन, इनको कहा इन 1911 कि आप इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा कीजिए. ठीक है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया भी, रिजल्ट्स भी आए. सो इसी एक्सपेरिमेंट को बच्चे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है. या फिर मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक की बात करूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है एच गीगर एंड ई मार्डिसन एक्सपेरिमेंट. तो ये सब है एक ही. ठीक है, यहाँ पे बच्चे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल दैट्स अ हीलियम आयन होता है. जो हीलियम एटम होता है वो क्या करता है, वो अपने बोथ द इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है और उसके पास +2 ये उसके पास चार्ज होता है, और उसका मास जो है वो नियरली 4 टाइम्स होता है मास ऑफ द प्रोटॉन के. ठीक है, अब ज़रा इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करते हैं. ये देखिए बच्चे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ना बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है. मैंने तो एक सिंपल सा छोटा सा कॉपी बनाई हुई है. तो यहाँ पे मैं आपको हर एक कहते हैं ना कि 1 by 1 क्या है वो आपको बताती हूँ, और हर किसी का ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा फंक्शनिंग आपको क्लियर कर दूँगी. ठीक है, थोड़ा क्यों, ज़्यादा ही कर देता है. ऑलमोस्ट आपका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, क्यूरीज बनेगी, वो आपको क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहली चीज़ आती है बच्चे, ये जो मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल किया हुआ है, दैट्स अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था. इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से जो ये आपका कहते हैं ना कि अल्फा पार्टिकल की जो रेज जाएगी ना वो सीधी जानी चाहिए, इधर उधर डेविएट ना हो. तो ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये है आपके लेड ब्रिक्स. लेड ब्रिक्स किस लिए लगाई, ये मैंने सोर्स लिया था, उसके सामने उससे थोड़े मतलब ये मैंने लेड ब्रिक्स लगाई. जो लेड ब्रिक्स है बच्चे ये काम करते हैं कोलिमेटर का. कोलिमेटर का मतलब कि ये कोलिमेट करे अल्फा पार्टिकल इनटू द थिन बीम, कि आपके अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना भाग के एक थिन बीम में चले जाए. ठीक है, ये फंक्शन हो गया इसका. देन ये जो बच्चे आपको ये दिख रही है ना, ये स्ट्रेट सी लाइन, ये आपकी थिन गोल्ड फॉयल है.
बहुत पतली होती है बच्चे। जैसे आपकी लंच को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हो ना, बिल्कुल ऐसी पतली सी शीट। और इसको थिन फॉइल है, मैं कहूँ तो गोल्ड फॉइल को मैं इतना थिन लेके चलती हूँ कि मैं इसके पास में एक ऑप्शन ये भी नहीं छोड़ती कि ये तो पता है गोल्ड को AU से लिखा जाता है, कि ये मान लो ये AU का फर्स्ट सेकेंड ये आपके गोल्ड फॉइल है, तो मुझे एक और शीट मिल जाए या फिर एक और एल्यूमिनियम AU की शीट मिल जाए, ये भी अलाउड नहीं, ना पहले ना बाद में, एक ही शीट होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया बच्चे, मैंने इस पूरे चैम्बर को, अब बच्चे ये जो अल्फ़ा पार्टिकल रेज आएगी वो स्ट्रेट भी जा सकती है, किसी एंगल से भी स्कैटर्ड होके जा सकती है, वो तो हम देखेंगे, अभी वो पूरी थ्योरी आएगी उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे जो थीटा है बच्चे, ये थीटा है आपका स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल का एंगल, यानी कि स्कैटरिंग एंगल। ठीक है। ये जो बच्चे मैंने यहाँ ये आपको ये शो कर रखा ना, ये है जिंक सल्फाइड की शीट। बच्चे देखिए एक्चुअल में तो ये किस तरह से कनेक्टेड है, यू हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड। मैं एक और कॉपी, एक सेकेंड बच्चे। ये देखिए बच्चे, देखा जाए तो ये प्रॉपर एक्स पे ये आपका सोर्स हो गया, देन ये आपके इंसिडेंट यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बीम जा रही है, ये मैंने लेड ब्रिक्स यूज़ की हुई है, ये टच होगी, थोड़ा सा गैप दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसको ये थिन गोल्ड फॉइल कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये मैंने किसी के ऊपर चिपका रखी है, बट वो कोई मेटल या कुछ नहीं है। ठीक है। ये आपकी थिन गोल्ड फॉइल ले ली बच्चे। इस थिन गोल्ड फॉइल को ना मैंने चारों तरफ से यहाँ से बस छोटा सा ये इसको मान के चलिए बच्चे, जैसे सर्कुलर गार्डन होता है ना, तो उसमें देखते हो कि चारों तरफ ना इस तरह से बना होता है, उसको किसी तार से फेंस या फिर किसी चीज़ से कवर किया होता है और एक छोटा सा गेट लगाया जाता है। इसी तरह से ये जो जिंक सल्फाइड की पूरी इस गोल्ड फॉइल को पूरा कवर करे हुए है, और यहाँ एक छोटा सा गेट है कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल चले जाए, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल चले जाए। समझे इस बात को? अब बात आती है कि आपकी जो ये जिंक सल्फाइड मैंने थिन जो सर्कुलर वो रिंग लगाई है वो किस लिए लगाई है बच्चे? जिंक सल्फाइड जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है, यही आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ आके गिरा है। एक्चुअली बच्चे होता क्या, देखिए बच्चे, ये आपने जिंक सल्फाइड की ना पूरी की पूरी इस तरह से लगाई हुई थी, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर फॉल करेगा वो सीधा जा रहा है, किसी एंगल से डेविएट होके जा रहा है, वापस रिट्रेस होके आ रहा है, वो सारा पता है। जब भी ऐसा मतलब गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी कंडीशन में जाएगा, सीधा जाएगा, तो फ्लैश उसके यहाँ पे, जैसे लाइट का फ्लैश नहीं आता है जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो एक फ्लैश आता है ना, इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे भी अल्फ़ा पार्टिकल, अगर मान लो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एक एंगल बना के जा रहा है तो उसका फ्लैश यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ फ्लैश अपीयर, जहाँ मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी अल्फ़ा बीम जो आई है वो गोल्ड फॉइल से विद डेविएशन जा रही है, विदाउट डेविएशन जा रही है, और विद डेविएशन जा रही है तो कितने डेविएशन पे जा रही है। ठीक है। सो बच्चे, और ये जो फ्लैशेज हैं ये बनेंगे किस पे? जिंक सल्फाइड के ऊपर, क्योंकि वो एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ठीक है। अब ज़रा देखिए बच्चे, आपको ये जो फ्लैशेज हैं नेक्ड आई से नहीं दिखेंगी, इनको देखने के लिए मुझे यहाँ पे एक डिटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, और वो डिटेक्टर ले लिया मैंने माइक्रोस्कोप। ठीक है। सो बच्चे, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले लिया क्या, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मुझे अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से मिले, फिर मैंने लेड ब्रिक्स यूज़ करी, फिर आ गई मेरी थर्ड वन, गोल्ड फॉयल होनी चाहिए। ठीक है। देखिए बच्चे, हमें जो अभी तक हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल पे एक्सपेरिमेंट किया था,
क्या पता उसने किसी और पे भी किया हो लेकिन वहाँ से रिजल्ट अच्छा ना मिला, उसे बेस्ट रिजल्ट गोल्ड फॉइल ने दिया हो, तो हमने गोल्ड फॉइल यहाँ पे यूज़ की हुई है। देन मैंने ZNS जिंक सल्फाइड की, और लास्ट वन इज़ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का क्या काम है भाई, अल्फा पार्टिकल एमिट यही करेगा। ठीक है, लेड ब्रिक्स क्या करेंगी, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको एक बीम में कॉलेमिनेट करके भेजेगी, एक बीम में इकट्ठा करके भेजेगी, उनको इधर उधर स्प्रेड नहीं होने देगी। गोल्ड फॉइल, उसके ऊपर तो सारे एक्सपेरिमेंट है, उस पर तो सारा ही तामझाम होना है। ठीक है, जिंक सल्फाइड क्या करेगा, जो हमारी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरते हैं तो उसका एक फ्लैश प्रोड्यूस करेगा, तो वो फ्लैश मुझे कहाँ दिखेगा, जिंक सल्फाइड पे। एंड देन माइक्रोस्कोप वो मुझे डिटेक्ट करके बताएगा। देन बच्चे इस पूरे के पूरे को ना मैंने एक ग्लास चैम्बर में एनक्लोज किया हुआ है। 6-1 हो गया आपका ग्लास चैम्बर। ठीक है, मैंने ग्लास चैम्बर, अब ग्लास चैम्बर में क्यों किया कि ये अल्फा पार्टिकल ना एयर मॉलिक्यूल्स के साथ किसी तरह की कोई और रिएक्शन ना करें, क्योंकि मुझे काम है सिर्फ इस गोल्ड फॉइल से, मुझे तो इसको स्टडी करना है भाई। एयर पार्टिकल नियर बाय रहेंगे तो वो भी उसको परेशान करेंगे, वो भी कोई ना कोई रिजल्ट देंगे, तो मुझे उसका कोई रोल चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ गोल्ड फॉइल का रूल पढ़ना था। तो मैंने इसको पूरे को क्या कर लिया, एक ग्लास चैम्बर में एनक्लोज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सो बच्चे अगर मैं बात करूँ कि दैट्स एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में, तो यहाँ पे गीगर और मार्डिसन इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। रेडियो एक्टिव सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल के लिए, जो आपका बिस्मथ भी हो सकता है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसको थिक लेड ब्लॉक में आपने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, और एक नैरो ओपनिंग उसको प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, देन अल्फा पार्टिकल को फ्रॉम दिस सोर्स आर कोलैमिनेटेड इनटू ए नैरो बीम थ्रू ए नैरो स्लिट। लेड का काम क्या है, जो अल्फा पार्टिकल का जो थे इसको कोलैमिनेट करना इनटू अ नैरो बीम में। ठीक है, देन बीम इज अलाउड ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल की देखिए बच्चे इतनी थिकनेस लेके चल रहा है, वो बिल्कुल पतली सी। देन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करेगा इन डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रोटेटेबल। बच्चे यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप कर रहे हैं इसको आप कहीं पे भी घुमा के लेके चले जाना, विच कंसिस्ट द एजिंग सल्फाइड स्क्रीन ऑन है एंड ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, whenever an alpha particle strike on the screen it produce a teeny flash, बिल्कुल छोटा सा फ्लैश प्रोड्यूस करेगा, और उसको आप कह सकते हो एक सेंटिलेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसको आप देख पाओगे बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप। इन दिस वे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल होंगे, उनको आप काउंट कर सकते हो। और इस पूरे के पूरे ताम झाम को, इस पूरे अपरेटस को मैंने किस में, इक्वेटेड चैम्बर में, whole apparatus is enclosed in an equated chamber to avoid the scattering of alpha particle by the air molecules. Before that I used the glass chamber, not a glass chamber. यहाँ पे equated यानी कि air present नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसे एक chamber बना के उसको करा लिया। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंटल में मैंने एक्सपेरिमेंट में जो अपना पूरा वो कहते हैं ना पूरा स्ट्रक्चर जो सेट किया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो सेट किया था, वो बात हुई। अब ज़रा बात करते हैं कि हुआ क्या इसमें। देखिए बच्चे, जब आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक्सपेरिमेंटल थ्योरी एक्सपेरिमेंटल सेट किया, उसके बाद ना उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। चलो पहले ग्राफ के बारे में नहीं, पहले ना एक सिंपल सी जो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया फैक्ट क्या है कि उसने सबसे पहले तो ये चीज़ देखी कि ओनली 99.86 अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। देखिए बच्चे ज़रा यहीं पे बात करते हैं। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आए, ये जो थीटा था ये आपका स्कैटरिंग एंगल था, और ये स्कैटरिंग। ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे हुआ क्या। पहली चीज़ उसने ये देखी 99.86% अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, यानी कि इतने सारे पार्टिकल्स गए थे, उनमें से इतना पोर्शन तो अनडेविएटेड ही गया। ठीक है, फिर उसने इसको भी देखा कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज नहीं, फिर अब इसमें से कितने बचे 0.14%। ये इतने थे ना, ये अल्फा पार्टिकल जो थे
वो डिफ्लेक्ट हुए बाय मोर देन 1 डिग्री। अब मोर देन 1 डिग्री थोड़ा सा तो होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से उसने कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट देखा कि पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसंट्रेटेड टू एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस। इसका मतलब ये देखिए बच्चे, जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है, इसमें से 99.86 जो थी वो गई अनडेविएटेड और 0.14 जो थी वो डेविएटेड हुई बाय द 1 डिग्री, ठीक है। और कुछ 8000 में से कोई एक वो डिफ्लेक्ट हुआ 90 डिग्री से या इससे ज़्यादा से, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स बहुत से ये भी हुआ, देखिए जो 90 डिग्री पे जो डिफ्लेक्शन हुई वो 1 आउट ऑफ 8000 हुई। इसके अलावा 180 डिग्री पे जो हुई, दैट्स अल्फा पार्टिकल गेट रिबाउंड फ्रॉम द गोल्ड फेल सफरिंग अ डिटेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से ना उसने कंक्लूजन निकाला, इसका मतलब गोल्ड फॉइल के पास सेंटर में क्या चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे, इनसाइड द एटम, जहाँ पे वो स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है। अब वो उसने कहा कि वो पॉजिटिव क्योंकि 180 डिग्री पे डेविएशन हुई है या तो अनडेविएटेड गए हैं, दैट्स मीन कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। समझिए ज़रा बच्चे, उसने इसको ये एक तो ये रिजल्ट देखा था कि 99.86 जो % था अल्फा पार्टिकल का वो अनडेविएटेड गया। यानी कि आप खुद देखिए बच्चे, ये मान लेते ये इंसिडेंट, ये अनडेविएटेड चला गया ऐसे। तो ये देखिए बच्चे, ये यानी कि ये वाला जो हिस्सा था ये एम्प्टी है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। यहाँ से इस रीज़न से उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। फिर उसने ये भी कहा, उसने ये रिजल्ट देखा कि 0.14% अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 1 डिग्री। ये कैसे? जब इतना ये 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ है इतना, इसका मतलब देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या हुआ कि इसका मतलब देखिए बच्चे, इतना तो अनडेविएटेड गया, सिर्फ 0.14% डेविएटेड हो, वो भी कितने डिग्री पे, 1 डिग्री पे। यानी कि ये मान के चलूँ कि ये एटम था तो ये 1 डिग्री तो देखा जाए तो बच्चे इसका 1 डिग्री तो ये माइनर से ये चीज़ है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको। इसका मतलब क्या निकला कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम, और वो जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे प्रेजेंट था इनसाइड द एटम उसको बोला गया न्यूक्लियस। तो ये इस तरह से एक न्यूक्लियस की कहते हैं, रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि एटम के पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। समझे? आई रिपीट बच्चे, उसने एक्सपेरिमेंट जब किया था तो बाय एक्सपेरिमेंट ये डिफरेंट रिजल्ट निकाले थे कि 99.86% तो अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड गए, ओनली 0.14% जो है वो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डेविएट हुए, डिफ्लेक्ट हुए, वो भी कितने से, मोर देन 1 डिग्री, अप टू 10 डिग्री मान लो, ठीक है। और 90 डिग्री पे डेविएशन हुई कि 8000 में से कहीं कोई एक, मतलब कोई इक्का दुक्का हो भी रहा हो ना भी हो रहा हो, ठीक है। और 180 डिग्री पे जो भी सेंट्रल पार्ट पे गया वापस रिट्रेस किया उसने पाथ को। इन सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उसने कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन क्या निकल के आए कि जब ये पहला वाला देखते हैं 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, इसका मतलब क्या है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो
एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। और फिर उसने एक्सपेरिमेंटली इस रिजल्ट को देखा कि 0.14% जो थे अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट हुए बाय मोर देन 1 डिग्री। दैट्स मीन कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कहाँ पे, इनसाइड द एटम इन अ वेरी स्मॉल। और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, सेंटर में बैठा हुआ है, और उसको बोला क्या गया, न्यूक्लियस। तो ये पूरी खिचड़ी पकी रदरफोर्ड की, पूरा एक्सपेरिमेंट। और खिचड़ी तो क्या थी, उसने पूरा एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव करके दिया था, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहां से ये ग्राफ प्लॉट किया गया। अब जरा बच्चे इस ग्राफ को समझना, ये है आपका स्कैटरिंग थीटा, यानी कि स्कैटरिंग एंगल है। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने स्कैटरिंग एंगल लिया है, अलोंग वाई एक्सिस ये है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं। तो बच्चे यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा मैंने ये ना यहाँ पे 10⁻⁷ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, वो स्कैटर्ड हुए थे 1 to 10 डिग्री के बीच में, बहुत ही स्मॉल डेविएशन। यहाँ पे बच्चे ये जो आपको डॉट दिख रही है ना, ये जो डॉट वाले रिजल्ट है ना, ये एक्सपेरिमेंटली था, ये आपने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था ना, वो है। और ये जो आपने ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये उसकी थ्योरेटिकल रिजल्ट था, या थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बोल सकते हो इसको। या ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन एक कह सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से कैलकुलेट किया गया। सो बच्चे यहाँ पे देखिए बच्चे, इस ग्राफ ने क्या बताया, ये ग्राफ उसने ड्रॉ किया था, पूरा प्लॉट किया था। प्लॉट करने के बाद इस ग्राफ से उसने कुछ रिजल्ट्स को रिवील किया। दैट्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन, छोटी सी डिफ्लेक्शन नियर बाय द 10⁻⁷। ये थोड़ा सा ग्राफ मेरा इधर हो रखा है, क्योंकि ये 10⁻⁷ नियर बाय यहाँ तक रहता है, ठीक है। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट ऑफ ए 1 इज 8000 गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर। ये देखिए बच्चे 90 डिग्री पे कुछ एक, बट 10⁻⁷ के बीच में से यहाँ पे अगर 2-4 हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कुछ एक पार्टिकल नियरली 1 in 8000 वो डिफ्लेक्ट करेंगे किससे, 90 डिग्री से या उससे ज़्यादा से, ठीक है। एंड लास्ट इज दैट कि ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल रीबाउंड फ्रॉम गोल्ड फॉइल सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ ए नियरली 180 डिग्री, 180 डिग्री जो अपने पाथ को रिबाउंड करेंगे। तो ये बाय ग्राफ देखिए बच्चे, 90 डिग्री पे भी बहुत कम है ये आपका। अगर मैं यहाँ पे मैंने 140 तक ही बनाया, आप आगे देख लीजिए 180 तक बनाओगे, रिबाउंड ही कर रहे हैं, बन रहा है ये चीज़। क्लियर हुई? ये 3 रिजल्ट उसने ग्राफ से भी बता दिए। जब उसने, आप खुद देखो बच्चे, बाय एक्सपेरिमेंट आप पूरी की पूरी रीडिंग्स लेते हो, फिर ग्राफ लोड करते हो, तो इसी तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया, उससे रीडिंग्स ली, जब ग्राफ लोड किया तो उस ग्राफ ने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो वेरी स्मॉल डेविएशन पे जाते हैं, 90 डिग्री पे तो बहुत ही कम जाते हैं, और अल्फा पार्टिकल के ओकेजनली जाते हैं। ऑन अल्फा पार्टिकल गेट रीबाउंड फ्रॉम द गोल्ड फेल सफरिंग अ डिफ्लेक्शन ऑफ ए नियरली 180 डिग्री। क्लियर है? फिर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट फॉर योर नोट्स आई रिपीट हियर, कि उसने, रदरफोर्ड ने कहा कि एक एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर। उसने क्या कहा कि एटम के पास एक सेंट्रल कोर है जो कि स्मॉल है और मैसिव है, जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एंड ऑलमोस्ट होल द मास ऑफ द एटम उसी में कंसंट्रेटेड है, और उस कोर को बोला गया न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो वेरी स्मॉल स्पेस, जो आपका एटम का एक छोटा सा पार्ट मतलब थोड़ा सा स्पेस एक्वायर करता है वो, ठीक है। एन एटम इज सराउंडेड बाय ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट देयर टोटल, किससे, ये देखिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके चारों तरफ
आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चे, जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा दैट इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस, एंड जो आपका पूरा का पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्या कहा कि इसके पास जो सेंटर में एक मैसिव, रदरफोर्ड ने इस चीज़ को बताया कि मोस्ट ऑफ द जो आपके थे ना कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर है, जिसका एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब उस एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का साइज बच्चे नियरली होता है 10⁻⁻15 मीटर, जो कि बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड किया हुआ है द सुटेबल इलेक्ट्रॉन्स के, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से है कि टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, वो दोनों इस तरह से है कि वो आपका एटम जो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इन वेरियस ऑर्बिट्स, किस तरह से, जैसे सन के अराउंड एक प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा यहाँ कर रहा है, तीसरा यहाँ कर रहा है, तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चे ये इस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। The centripetal force required for their revolution is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus. अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों के दोनों इनके बीच में अब ओबियस बात है सर्कुलर मोशन आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड की जा रही है किससे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, उससे ये प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है भाई? चलिए, हाँ अब ज़रा देखिए, मैं इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे दी जाए आपको। ये मैंने कहा ये आपका सराउंडिंग हो गया और ये हो गया न्यूक्लियस, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ से आप अल्फा पार्टिकल जो है उनको भेज रहे हो। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, अनडेविटेड जाएंगे। ये मान लेती हूँ मैंने फर्स्ट वन किया, ठीक है, फिर आपने सेकंड वन किया, ये भी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, दूर से चला जाएगा। जब ये इसके बिल्कुल नियर आ जाएगा ना, तो आपका अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर ये कर्व इस तरह से बनेगी भाई, ये पॉजिटिव दोनों में रिपल्सिव फोर्स होंगी, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इसी तरह से बच्चे ये 1 2 3, इसी का मैं अगर डाउनवर्ड में, दैट्स योर 1 डैश गई, ये आपकी 2 डैश, ये भी गई। ये एक्चुअली आपकी ये 2 ना, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ मान के चलिए बच्चे, दैट्स अ वेट, ये बहुत क्लोजेस्ट है यहाँ पे। ये आपकी 1 है, ये 2 है, और ये थर्ड वन आपकी गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये गई आपकी, ये आपकी मैं थर्ड भी मान लेती हूँ, एक गई इसके बिल्कुल नियर, ये आ गई आपका। ठीक है, ये एक थीटा से, ये भी तो एक एंगल ही तो बना, ये जो थीटा है ये आपका स्कैटरिंग एंगल होता है। और जो बच्चे इसके बिल्कुल सेंटर में जाएगी, जो बिल्कुल सेंटर में जाएगी, देखिए ज़रा, ये गई सेंटर में, ये वापस आएगी, रिट्रेस करेगी पाथ को। ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल, ये एम्प्टी स्पेस में से हो गया, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट ये सीधे भाग चले जाते हैं। इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। लार्ज स्कैटरिंग हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, दैट्स मीन कि इन अ वेरी स्मॉल रीजन में वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया।
और ये न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज सच दैट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। ठीक है, अब यहीं पे देखिए बच्चे, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, वो वैसे तो मैं आपको बिल्कुल सेपरेटली कराऊंगी बट साथ साथ बता रही हूँ। तो ये भी देखिए, ये जाना था आगे लेकिन ये वापस चलेगी, तो ये इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ये देखिए यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आया ना, ये जो डिफरेंस आया ये होता है आर नोट, जिसको आप बोलोगे एस्टिमेशन ऑफ ए न्यूक्लियर साइज या फिर क्लोजर डिस्टेंस ऑफ ए क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन रदरफोर्ड के पास अब वही बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसके लिमिटेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिमिटेशन में क्या आया कि इस रदरफोर्ड मॉडल ने जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि बच्चे ये देखिए, जब आपने इतना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो होना कि देखिए बच्चे, एक तो आप ये देखिए पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है इसके चारों तरफ, एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये बात होगी। लेकिन बच्चे जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो अपनी एनर्जी दिए जा रहा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इट शुड बी फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली ऐसा तो नहीं होता। तो रदरफोर्ड ने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कैसे कर पा रहा था। ठीक है, क्योंकि बच्चे होना तो यही चाहिए था ना कि इलेक्ट्रॉन, आप खुद देखो, आप ये आपका एक गोल चक्कर था, आप यहाँ से स्टार्टिंग में भागना शुरू किया, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, कब तक इससे दूर भागते चले जाओगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपकी टोटली एनर्जी लूज हो जाएगी तो यहीं पे आके बैठोगे। तो होना तो इलेक्ट्रॉन में भी यही होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं करता। तो रदरफोर्ड यहाँ पे फेल हो गया। उसने कहा कि रदरफोर्ड मॉडल सेकंड वन ये थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई, सो इट शुड बी एमिट ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज था। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है ऑल पॉसिबल रेडियाई। आपने भी पढ़ा होगा, ये भी एक होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पढ़ा था ये। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी कि होना ऐसे चाहिए था। ये क्या ऐसे स्पाइरल बनाते हैं? हमने तो आज तक भी नहीं पढ़ा। तो रदरफोर्ड ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये दोनों लिमिटेशन आई रदरफोर्ड की। सो बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर, जिसमें मैंने रदरफोर्ड ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या हुआ और उस एक्सपेरिमेंट से उसने रिजल्ट क्या फाइंड आउट किए, और उन रिजल्ट के देखो बच्चे, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में 1906 में उसने खुद कर लिया था, 1906 में उसने खुद कर लिया था। लेकिन फिर भी उसने अपने उस पर उसको कुछ ना कुछ डाउट्स रह गए थे। अपने स्टूडेंट्स को कहा कि यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट पूरा। अब उसने, उन लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उस रिजल्ट को एक्सप्लेन भी किया गया। अब बच्चे, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, थ्योरेटिकल रिजल्ट था, दोनों को उसने मैच भी किया। ठीक है, और फिर हमें एक्चुअल में न्यूक्लियस क्या है ये भी बताया। इससे पहले थॉमसन ने दिया था, जो कि आधी अधूरी बात में ही अटक के रह गए थे। ठीक है, जो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया था एटम के लिए, जो आधी अधूरी बातों में आके अटक के रह गया था। फिर रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि एक एटम के पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन हमारे रदरफोर्ड भी दो चीज़ों में मार खा गए। एक तो उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली एनर्जी मतलब रेडिएट किए जा रहे हैं, फिर भी वो फॉल क्यों नहीं करता टुवर्ड्स द सेंटर, और ना ही वो स्पायरल पाथ को फॉलो करता है। फिर ये दोनों चीज़ों पे उसने इन दोनों चीज़ों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो यहाँ आके हमारे रदरफोर्ड अटक गए। सो बच्चे, यू हैव टू गो थ्रू दिस लेक्चर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थ्योरी. That's all about the today's lecture. Thank you.